Hello and welcome to my channel. My name is Advocate Sheetal Avinash Pawar. Today we are going to discuss Section 28 and Section 28A of the Hindu Marriage Act of 1955. इस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 27 तक का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है. अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लीजिए, वीडियोस अवेलेबल है. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. So let's start with the Section 28. It is about appeals from decrees and order. सेक्शन 28 में 4 सबसेक्शंस आते हैं. फर्स्ट सबसेक्शन में क्या लिखा है देखते हैं. All decrees made by the court in any proceeding under this act shall, subject to the provisions of subsection 3, be applicable as decrees of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction, and every such appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the court given in the exercise of its original civil jurisdiction. तो सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? बहुत इजी है. सेक्शन 1 इसमें लिखा है कि जो डिसीजंस जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में लिए गए हैं उसकी अपील आप कहाँ दे सकते हैं? जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है. यानी कि लॉ ने, कानून ने जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया है टू हियर द अपील फ्रॉम द कोर्ट विच हैव द सिविल जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक कोर्ट है जिसमें आपका केस चल रहा है और डिसीजन हो गया और अभी आपको अपील देना है. तो अपील आपको उस कोर्ट में देना है जिसको जुरिस्डिक्शन दिया गया है. किसी भी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, आपको उसी में देना है जिसको जुरिस्डिक्शन है. ये बताया है सबसेक्शन 1. नाउ सबसेक्शन 2. Orders made by the court in any proceeding under this act under section 25 and section 26 shall, subject to the provisions under of subsection 3, be applicable if they are not interim orders, and every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinary lie from the decision of the court given in the exercise of its original civil jurisdiction. सेक्शन 2 में लिखा है कि जो इंटीरियम ऑर्डर्स होते हैं, जो प्रोसीडिंग के दौरान ऑर्डर्स दिए जाते हैं. आप जानते हैं ना कि इंटीरियम ऑर्डर्स क्या होते हैं? प्रोसीडिंग में बाधा ना आए इसीलिए कुछ इंटीरियम ऑर्डर दिए जाते हैं कि एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, ट्रैवलिंग चार्जेस कौन उठाएगा. ये सारे ऐसे छोटे मोटे से इंटीरियम ऑर्डर दिए जाते. और ये जो है ये परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते, लेकिन मैंडेटरी होते. लेकिन ये सिर्फ तब तक होते हैं जब तक केस डिसाइड ना हो जाए, और जब केस डिसाइड हो जाता है तो फाइनल डिक्री जो है वही जजमेंट होता है. तो सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है कि जो इंटीरियम ऑर्डर्स है उसके लिए अपील नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल जजमेंट है, फाइनल डिक्री है, उसके लिए अपील दे सकते. कहाँ पे? जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया है अपील सुनने का, उस कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं. नाउ सेक्शन 3. There shall be no appeal under this act on the subject of cost only. यानी कि सिर्फ कॉस्ट के लिए, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कॉस्ट, यानी कि जो फर्स्ट आपका कोर्ट है जहां पे आपकी केस चल रही थी वहां पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कितनी कॉस्ट, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट, कितनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. सारी चीजें हो चुकी है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी है. तो आप सिर्फ कॉस्ट के लिए यू कैन नॉट गो फॉर द अपील. तो अपील किस चीज के हो? तो अपील जजमेंट के लिए हो सकती है लेकिन सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं हो सकती. ये सबसेक्शन 3 में लिखा गया. सबसेक्शन 4. एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन shall be preferred within a period of 90 days from the date of the decree and order. सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है कि अगर आपको अपील देनी है, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में अगर आपको अपील देनी है तो जो आपके पहला ओरिजिनल कोर्ट है उसके जजमेंट के दिन से आपको 90 डेज के अंदर अपील दे सकते हैं आप. उसके बाद आप नहीं दे सकते. ऑलरेडी 90 डेज बहुत होते हैं और 90 डेज आपको दिए हैं तो उसके अंदर एक टाइम लिमिट है सिर्फ कि 90 डेज के अंदर आपको देना है और ये कंपलसरी होता है. इसके बाद आप यू कैन नॉट अपील इनटू द कोर्ट. नहीं लिखा है सबसेक्शन 4 में. तो 4 सबसेक्शन हमने अभी देख लिए हैं. क्या क्या लिखा है? सबसेक्शन 1 में लिखा है कि जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है अपील सुनने का उसी कोर्ट में जाएगा आपका अपील. सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है कि इंटीरियम ऑर्डर्स के लिए अपील नहीं जा सकती. उसके बाद सिर्फ जो फाइनल जजमेंट होता है उसके लिए ही आप अपील दे सकते हैं. सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है? सिर्फ कॉस्ट के लिए आप अपील नहीं कर सकते. और सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है कि आपको 90 डेज के अंदर अपील देनी है. Let's see section 28A.
enforcement of decrees and order. All decrees and order made by the court in any proceeding under this act shall be enforced in the like manner as the decree and order of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction for the time being are enforced. तो सेक्शन 28A में क्या लिखा है? इन्फोर्समेंट ऑफ द डिग्री, यानी कि बहुत सारे लॉज आते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, लेकिन पब्लिक उसे मानती नहीं है. दे डू नॉट फॉलो द जजमेंट एंड लॉज. तो इसलिए ये पावर है, ये सेक्शन स्पेसिफिकली लिखा गया है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, यानी कि जो जजमेंट दिया है उसे मानना भी है आपको. अगर माना नहीं तो उसके ऊपर भी दंड हो सकता है. लेकिन बिकॉज कोर्ट आपको टाइम दे रहा है, कोर्ट आपको सुन रहा है, आपके पीछे 2 लॉयर है, ठीक है, सबका टाइम आपने दिया, इन्वेस्टिगेशन होती है, हर चीज में स्टडी होती है, और तब जाके एक जजमेंट आता है. और अगर आप उस जजमेंट को मानेंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है? तो इसलिए सेक्शन 28A में क्या लिखा है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, यानी कि ये कंपलसरी है, मानना ही है. जो भी फाइनल जजमेंट है वो दोनों पार्टी को मानना होता है. एंड इफ यू वांट टू अपील तो यू कैन अपील इन द कोर्ट विच हैव जुरिस्डिक्शन. तो दिस वाज सेक्शन 28 एंड सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1950. एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो. और अगर कोई भी आपकी डिमांड है किसी भी सेक्शन को लेके तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. और लाइक करना मत भूलो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.